हाँ, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा, लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को स्टडी किया था। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था मेरे पास वो था एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, यहाँ से हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक, अब इनसे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला होता है यहाँ पर कंडक्टेंस। अगर हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस अपोज करता है तो कंडक्टेंस उसका सपोर्ट करेगा करंट के फ्लो का। तो कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसा यूनिट इसका यूनिट होता है ओम, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, मोह भी कहते हैं। ठीक है, और सिंबल क्या होता है इसका, उल्टा ऐसा ओमेगा होता है। ठीक है, सिमिलरली रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर, ऐसा यूनिट। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये तो बन गया मो, तो मो इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है, कुछ डेफिनेशंस होती है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके बेटा हम बाद में बात करें तो यहाँ पर कुछ रिलेशंस होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूँ तो सिग्मा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, अगर हम कंडक्टेंस का वैल्यू निकालें तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ ए बाय एम एल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जे इन सिग्मा, सिग्मा और जे में मुझे रिलेशन निकालना है, तो आपको दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें पता है कि जो जे की वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, एन ई वी डी। एन ई वी डी, वी डी होता है ई टाउ बाय एम। तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। सिमिलरली सिग्मा की जो वैल्यू होती है बेटा मेरे पास यहाँ पर एम भी है, तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो भी एन स्क्वायर टाउ बाय एम। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो जे बाय सिग्मा जो होगा बेटा मेरे पास किसके इक्वल आएगा, ई के। तो जे इक्वल टू कितना जाएगा, सिग्मा इंटू। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ पर रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, रिलेशन हो गया जे और सिग्मा। ऐसे डिफरेंट रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरह से हम रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। अभी इसके बाद जो बेटा हमारा टॉपिक आता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना है, किस तरह से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अगर रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन बेटा अगर हम देखें तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसमें मेरे पास कुछ रजिस्टर्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, इन तीनों रजिस्टर्स को हम बैक टू बैक कनेक्ट कर देंगे, R1 R2 एंड R3 सीरीज में। ये जो कॉम्बिनेशन होता है फिर इसको हमें कनेक्ट करना है बेटा एक सेल या बैटरी से विद द हेल्प ऑफ अ की। ठीक है, अभी जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करते ही यहाँ पर करंट फ्लो होता है कितना बेटा, आई। अगर टोटल करंट आई फ्लो होगा तो यहाँ पर कोई भी पाथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर पाथ चेंज नहीं हो रहा है तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। अगर करंट की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप V1 हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V2 हो रहा है, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V3। और टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई किया मैंने बेटा, V अप्लाई किया। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं, टोटल पोटेंशियल, तो टोटल जो पोटेंशियल होगा इट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ, तो भाई टोटल जो पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें पता है कि जो V वो होता है वो IR के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है,
जहाँ आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, आई टोटल करंट, तो यहाँ पर पुट करते हैं हम क्या बेटा, आई आर। V1 की जगह क्या हो जाएगा, करंट तो सभी में सेम है, यहाँ रेजिस्टेंस R1 प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो R की जो वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास कितनी जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करता हूँ तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Ri, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली ऐड होता है। तो इस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की है। सिमिलरली यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, किस तरह से। हाँ भाई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो केस सेकंड हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें फिर से मेरे पास 3 रजिस्टर्स होंगे और ये तीनों रजिस्टर्स जो होंगे इस तरह से पैरेलल कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इस तरह से विद द हेल्प ऑफ अ सेल और बैटरी। और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, ठीक है। यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ का रेजिस्टेंस ये R3 है। ये प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस V है मेरा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, देखो बेटा R1 से। यहाँ पर देखो ये वायर डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहा है, R1 से। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। सिमिलरली ये भी डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा, R2 से। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप V होगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये R3 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो पोटेंशियल में कोई चेंज आने वाला नहीं, जैसे पहले वाले केस में हो रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा था, बट यहाँ पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। मान लो टोटल करंट यहाँ पर आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पर 3 पार्ट में अगर आई को हम डिवाइड करते हैं, 3 रास्ते मिल रहे हैं हमें, तो हम करंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाला करंट I1 हो गया, ये वाला करंट I2 और ये वाला करंट कितना हो जाएगा बेटा, I3 हो जाएगा। इस तरह से करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, वहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड हुआ तो हमने टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। अभी हम करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम टोटल करंट निकालें, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंस I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V बाय R होता है ओम्स लॉ से। तो V टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल सभी में सेम है तो वो V रहेगा। V कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो समेशन ऑफ 1 बाय R इक्विवेलेंट जो आ रहा है बेटा किसके इक्वल आ रहा है, समेशन ऑफ 1 बाय Ri। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए इसके बाद इसकी कुछ यहाँ पर एप्लीकेशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज पैरेलल के अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो किस तरह से किए जाते हैं, देखें। जैसे मान लीजिए कि मुझे बोला गया है कि एक सर्किट है इस तरह से, ठीक है, ये एक सर्किट दे रखा है मुझे, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ए और बी के अक्रॉस हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इसका रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस 2R है, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस R ले लो और ये रेजिस्टेंस फिर से 2R ले लो, ठीक। अभी अगर देखें हम टोटल रेजिस्टेंस की, तो हमें यहाँ पर सीरीज पैरेलल सब कुछ कंबाइन अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी एक टर्मिनल से करंट फ्लो करवा लें। अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 और 3। अब बेटा देखो, जो करंट यहाँ पर जा रहा है इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम है, क्योंकि अब करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है। यहाँ से जब करंट जाएगा तो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज। तो ये वाला कॉम्बिनेशन में सीरीज अप्लाई करता हूँ, तो इसका जो रिजल्ट होगा मेरा किस तरह से बनेगा, देखें। ये टर्मिनल ए था, ये टर्मिनल बी है और यहाँ पर ये कैसा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक रजिस्टर, यहाँ पर एक रजिस्टर और यहाँ पर R और R का सीरीज 2R हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 2R है, यहाँ पर R है और यहाँ पर ये 2R है,
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड बेटा, पैरेलल। देखो इन दोनों का ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, इन दोनों का सेकंड पॉइंट यहाँ कनेक्टेड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अगर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ए बी, ये बीच में एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्टेड है आर, और इन दोनों को सॉल्व करने पर 2R और 2R का पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, ये आर हो जाएगा। अब फिर से देखा जाए तो यहाँ पर जो करंट जाएगा तो घूम के फिर से यहाँ से आ रहा है, मतलब फिर से ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे बेटा, सीरीज में। तो इसको फिर से हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ए और बी इस तरह से, और फिर ये सीरीज में कितना हो गया, आर और आर का सीरीज 2R, और यहाँ ऑलरेडी 2R है। अब ये 2R और 2R कैसे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ए और बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कहाँ हमें सीरीज अप्लाई करना है और कहाँ पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्जांपल इस तरह से आ सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह से एक सर्किट है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, यहाँ पर एक रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है, ये, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को लगा दिया ऐसे, ठीक है। हमें यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला टर्मिनल मेरा ए है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये टर्मिनल ए यहाँ पर भी जा सकता है, ये टर्मिनल ए यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर ना ए आ सकता है, ना यहाँ पर ना बी जा सकता है, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया है। तो इस वाला टर्मिनल को मैं सी एज्यूम कर लेता हूँ। तो ऐसा बोल सकते हैं हम बेटा क्या कि ए और बी के बीच में एक और टर्मिनल है सी। अब देख लो कौन कौन किससे कनेक्टेड है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस, सभी की वैल्यू हम कितना लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लेते हैं कितना बेटा, यहाँ पर 3R, इसकी वैल्यू भी 3R, इसकी वैल्यू भी 3R, और इसकी वैल्यू हम लेते हैं कितनी R। अब देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए और सी के बीच में 3R, ए और सी के बीच में फिर 3R, ए और सी के बीच में फिर से 3R, मतलब ए और सी के बीच में 3 है और सभी की वैल्यू कितनी बेटा 3R है। ए सी के बीच में 3, ए सी के बीच में 3, ए सी के बीच में 3, और फिर यहाँ पर अगर देखें तो बी और ए के बीच में कितना है बेटा, बी और ए के बीच में एक R है, तो बी और ए के बीच में कितना है बेटा, ये R है, ये हो गया R। अब सी और बी का कोई रिलेशन ही नहीं है, सी का यहाँ पर बी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर सी का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो जब करंट फ्लो होगा, तो करंट जब फ्लो होगा तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से ये टर्मिनल ए है, जब करंट जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड होगा, पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर आगे फ्लो होने वाला है नहीं, तो पूरा करंट यहीं पे फ्लो जाएगा, यहाँ तो सर्किट ओपन है, तो पूरा करंट घूम के यहाँ से जाएगा। तो रेजिस्टेंस कौन सा यूज हो रहा है बेटा करंट में, ये वाला। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू टोटल कितनी आएगी, आर आएगी। इन रेजिस्टेंस का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। इस तरह से हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन करंट का आता है तो हम करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि सर्किट डायग्राम में किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से दूसरे जो लॉ होते हैं, किरचॉफ्स लॉ होता है, उसको यूज करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो।